Hello friends, I welcome you all on my channel. Today I teach IR spectroscopy. So let us start. Before starting, I request you all please like the video, comment, share and subscribe my video. Thank you. Let's start. First, I will teach you what is spectroscopy. Spectroscopy is the study of the absorption and emission of light and other radiations by matter. स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट की स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स में। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक प्रिज्म पे जब वाइट लाइट फॉल होती है तो वो उसके 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है और यहाँ जो आपका प्रिज्म है वो स्पेक्ट्रोमीटर की तरह एक्ट कर रहा है। Now we study what is spectrometer. An apparatus used for recording, measuring spectra, especially as a method of analysis. A spectrometer is a scientific instrument used to separate and measure spectral components of a physical phenomenon. In simple words, हम ये कह सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की जाती है, जो स्टोर करता है उसकी रीडिंग्स को। नाउ वी आर स्टार्टिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. IR spectroscopy is used to identify, study chemical substances and functional groups in solid, liquid और gaseous form. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए या स्टडी करने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस को और फंक्शनल ग्रुप्स को। ये हम इसलिए भी लगा सकते हैं जब हमारा कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शन कितना हो गया है या कितना होने वाला है, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स फॉर्म हो गए हैं, उस सब के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। History of IR spectroscopy. Infrared spectrometer was developed in US in mid 1940. जो स्पेक्ट्रोमीटर पहला स्पेक्ट्रोमीटर जो डेवलप किया गया था वो US में किया गया था 1940s में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पियोनियर हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो विलियम डब्ल्यू कॉल्बेंच हैं। ये फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की थी। इन्होंने जो रिकॉर्ड परफॉर्म किया था, इनका जो स्पेक्ट्रा आया था वो 1000 नैनोमीटर टू 1600 नैनोमीटर के बीच का आया था, जो कि इंफ्रारेड रेंज में लाई करता है। नाउ स्टडी प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? वी आर हैविंग सोर्स से क्या निकलता है? IR रेडिएशन. रेडिएशंस में क्या होगा? डिफरेंट वेवलेंथ होंगी लाइट की, और लाइट में क्या होगा? एनर्जी किसकी वजह से होगी? फोटॉन्स के फॉर्म में होगी। ठीक है, सोर्स से हमने IR रेडिएशंस फोटॉन्स सैंपल पे गिराए। सैंपल लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। जब फॉर्मल्डिहाइड पे हमने IR रेडिएशंस गिराए तो फॉर्मल्डिहाइड ने फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर्स की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद उसके जो इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स हैं उन्होंने IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। देन दे शो वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन शो करेंगे। जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं वो डिटेक्टर के पास जाएंगे और डिटेक्टर उनका स्पेक्ट्रा फॉर्म कर देगा। स्पेक्ट्रा एक्स एक्सिस वेव नंबर, वाई एक्सिस ट्रांसमिटेंस। जो स्पेक्ट्रा होता है, जो ग्राफ फॉर्म होता है, उसमें 2 रीजन होते हैं, एब्जॉर्प्शन रीजन एंड अ फिंगरप्रिंट रीजन। एंड द वाइब्रेशन इज ऑफ 2 टाइप. वाइब्रेशन 2 प्रकार की होती है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. स्ट्रेचिंग में 2 टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो एक साथ स्ट्रेच हो रहे हैं, एक साथ अनस्ट्रेच हो रहे हैं. एसिमेट्रिक बॉन्डिंग, एक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, एक बॉन्ड कम स्ट्रेच हो रहा है. बेंडिंग. बेंडिंग इज ऑफ 4 टाइप, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग. Detector detects the light which is transmitted not absorbed by the bond. जो रेडिएशंस वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हुए थे उन्हें डिटेक्टर डिटेक्ट करता है एंड स्पेक्ट्रम बनाता है ग्राफ. डिटेक्टर मेनली 2 टाइप के होते हैं, लीड सल्फाइड डिटेक्टर जो नियर इंफ्रारेड रीजन के लिए यूज़ होता है एंड मिड और फार इंफ्रारेड के लिए मरकरी कैडमियम डिटेक्टर यूज़ होता है.
फार्मूला टू शो हाउ मच वाइब्रेशन शोन बाय। इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना वाइब्रेट करेगा। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो हम फार्मूला लगाते हैं 3n-5 एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो हम फार्मूला लगाते हैं 3n-6। यहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है। लेट्स डू वन क्वेश्चन। हाउ मैनी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डज द CO2 मॉलिक्यूल पोजेस। CO2 मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर तीन एटम्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो फार्मूला 3n-5, 3n3 है तो 3 9 इक्वल्स टू 4 वाइब्रेशंस। स्पेक्ट्रम ग्राफ। इट कंटेन टू रीजन, एब्जॉर्प्शन रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। एब्जॉर्प्शन रीजन wave number range is from 4000 to 1600 and fingerprint region wave number range is from 1600 to 400. Every component has its unique fingerprint. आयर स्पेक्ट्रम, जो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो हर एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है। तो हम फिंगरप्रिंट रीजन से बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर और उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो हम आपका एब्जॉर्प्शन ग्रुप से बता सकते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन रीजन है उसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, पर जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसमें स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। जो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। तो हम उस फिंगरप्रिंट रीजन को लाइब्रेरी से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम में लगी होती हैं उनसे मैच कर लेते हैं और रिस्पेक्टिव कंपोनेंट को फाइंड करते हैं। फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन रीजन वी इजली आइडेंटिफाई द एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ इन्फ्रारेड लाइट बाय द हेल्प ऑफ पीक। जिस वेवलेंथ हमें एब्जॉर्ब की हुई होती है मॉलिक्यूल द्वारा, उस जगह एब्जॉर्प्शन ग्राफ में पीक अच्छी आ रही होती है। वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग वेव नंबर, जो हमारा बॉन्ड होता है उसे हम स्प्रिंग की तरह अज्यूम करते हैं। तो हम अगर हुक्स लॉ देखें तो हुक्स लॉ होता है V=1/2πcFm1+m2/m1 की पावर हाफ। यहाँ से हम देखें तो V हमारा जो वेव नंबर है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेव नंबर कम होगा। यहाँ F क्या है, फोर्स कांस्टेंट जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ C/C में ज़्यादा है तो C/C का वेव नंबर भी हायर रहेगा। सेकंड फैक्टर, अगर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हुआ तो वेव नंबर कम होगा। साइक्लोहेक्सेन में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, बेंजीन में हायर कॉन्जुगेशन होता है। फैक्टर अफेक्टिंग पीक इंटेंसिटी, जो पीक इंटेंसिटी को फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स। मोर डायपोल मूवमेंट इक्वल टू मोर इंटेंस पीक, जितना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा उतनी ही इंटेंस और अच्छी पीक आएगी। जैसे हमने दो चार्ज लिए Q + Q - Q1R, म्यू इक्वल्स टू Q.R। म्यू डायपोल मूवमेंट है, Q सेपरेटेड चार्ज है एंड R डिस्टेंस बिटवीन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। जो होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं N2, H2, O2, they have zero dipole moment. Why? Because their charge is zero. Symmetric molecules like CH3 single bond C, double bond C, single bond CH3, ये IR इनएक्टिव होते हैं क्योंकि दोनों तरफ जो चार्ज है वो सेम हो जाता है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दे आर IR एक्टिव कंपाउंड्स। ये IR इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं। नाउ वी स्टडी हाउ डज बॉन्ड स्ट्रेच एंड कंप्रेस। जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच एंड कंप्रेस कैसे होते हैं। वी आर टेकिंग टू चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो बॉन्ड कंप्रेस होगा। पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बॉन्ड स्ट्रेच पढ़ते हैं। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव ही है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें चेंज कर दिया है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड कर दिया है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट में जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेच होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and the negative charge move in opposite direction of electric field and positive charge in direction of electric field. So the bond is stretched.
नाउ वी ऑल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इंटेंस पीक, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल होगा या मॉलिक्यूल होगा उतनी ज़्यादा इंटेंस पीक आएगी। फॉर एग्जांपल OH मोर पोलैरिटी तो इंटेंस पीक मोर आएगी। CH लेस पोलैरिटी इंटेंस पीक लेस आएगी। इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज पीक हाइट, हायर द इंटेंसिटी longer peak length. Now we study what are the applications of IR spectroscopy. IR spectroscopy के क्या uses हैं। IR spectroscopy is widely used in both research and industry. Research and industry दोनों में यूज की जाती है। Identification of functional groups and structural of organic compounds. Organic compound में functional groups उनका structure find करने के लिए यूज़ की जाती है। Quantitative analysis और एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंडिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और कंपाउंड फाइंडिंग के लिए भी की जाती है। टू स्टडी कोवलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है सभी बॉन्ड से। टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की प्रोग्रेस यूज़ करने के लिए, मतलब फाइंडिंग करने के लिए कोई रिएक्शन जो हमने स्टार्ट कर दी है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। टू डिटरमाइन द इम्प्योरिटीज इन अ कंपाउंड, किसी भी प्योर कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटीज़ फाइंड करते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ कैसे फाइंड करते हैं, यदि कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर इन मिक्सचर ऑफ कंपाउंड के अंदर सिस के और ट्रांस कितने आइसोमर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ड्रग एनालिसिस में यूज़ की जाती है। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन फॉरेंसिक साइंस में यूज़ की जाती है। टू एनालाइज पेंट फ्रैगमेंट फ्रॉम व्हीकल इन हिट एंड रन केस, जैसे कि किसी भी व्हीकल का जो पेंट लग चुका है उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये पेंट किस व्हीकल का है। फॉर एग्जांपल जो भी उसका पेंट है वो डल हो चुका है या डल नहीं हो चुका है तो उसके बेसिस पे हम इन टेम्परेचर मेजरिंग गन IR इज यूज्ड। कोरोना के टाइम पे जो स्कूल, हॉस्पिटल एंड हर जगह जो हमारा टेम्परेचर मेज़र किया जाता है IR गन से, जो बॉडी को बिना टच किए हमारा टेम्परेचर बता देती है, उसमें IR वेव्स यूज़ की जाती हैं, IR रेडिएशंस। टेस्टिंग दी सस्पेक्टेड ड्रंकन ड्राइव फॉर इथेनॉल। ड्रंक एंड ड्राइव इसमें जो हम चेक करते हैं कि ड्रंक है, इथेनॉल लिया है नहीं लिया है, वो भी IR बेस्ड है। Thank you for watching the video. I think you understand all the things. If you having any query, you can ask in comments.